जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद मतीन मॉडर्न क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेके आए वो है अर्थशास्त्र। दोस्तों, आइए बात करते हैं पहले प्रश्न की। मुद्रास्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा की कीमत घट जाती है, या बी मुद्रा की कीमत बढ़ जाती है, सी मुद्रा की कीमत पहले बढ़ जाती है फिर कम हो जाती है, या डी मुद्रा की कीमत पहले कम होती है फिर बढ़ जाती है। तो दोस्तों, जो इसका आंसर होगा वो होगा ए, मुद्रा की कीमत घट जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, मुद्रास्फीति है क्या। दोस्तों, जब वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो ऑलरेडी मुद्रा की कीमत घट जाती है, यानी जब महंगाई आती है उसी को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। अब सिंपल भाषा में समझिएगा कि जब महंगाई आती है तो मुद्रा कीमत घट जाती है। कैसे, सोचिए। अगर आज की डेट में अगर आप प्याज लेने जाएंगे तो आपको 1 किलो प्याज 80 रुपये का मिल रहा है। इससे पहले कितने मिलता था? 20 रुपये में। यानी जहाँ 20 रुपये में हम किसी वस्तु को खरीदते थे 1 किलो, वहीं अब उसके लिए हमें 80 रुपये देना पड़ा। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे, यानी मुद्रा की वैल्यू घट गई है। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। दोस्तों, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए, वस्तुओं की कीमतें घट जाती है, या बी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, या सी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या डी पहले कीमतें घटती है फिर बढ़ जाती है। अब दोस्तों समझिएगा, मुद्रास्फीति की स्थिति में वहाँ मुद्रा में की बात की जाती थी, यहाँ पर वस्तुओं की बात की जा रही है। तो दोस्तों, हमेशा मुद्रास्फीति में मुद्रा की कीमतें बढ़ जाती है, यानी वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है। जैसे हमने बताया, आज अरहर का दाल लेने जाएंगे तो आपको मिलेगा 120 या 130 रुपये किलो, और आज से 1 महीना पहले, 1.5 महीने पहले 80 रुपये किलो मिलता था। ठीक है ना। प्याज 1 महीना पहले कितने में था दोस्तों? कितने में था? 20 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। आज वही उसी का रेट हो गया 80 रुपये किलो। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, यानी महंगाई आ जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा? 20 का। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। ध्यान दिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एसएससी बैंक, रेलवे, एनटीपीसी वालों के लिए। कह रहा है कि जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन अधिक होती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता। ए कह रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं। बी कह रहा मुद्रा की पूर्ति घट जाती है। ये भी नहीं होता है। सी कह रहा मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब महंगाई होती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है। कैसे पता है आपको? हम लोग 80 रुपये, अगर 1 किलो प्याज लेना है तो 80 रुपये जेब में डाल के तब जाएंगे। यानी क्या हो रहा है, बढ़ गई मुद्रा की पूर्ति। यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है ना। अब आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? बढ़ी हुई मुद्रास्फीति की दशा में निम्न में से कौन सा वर्ग हानि में नहीं रहता है। ए, यानी कौन से इसमें जो है चारों में से कि जो हानि में नहीं होता, जो लाभ में होता है। ध्यान दीजिएगा, उपभोक्ता वर्ग। ए कह रहा है उपभोक्ता वर्ग क्यों नहीं हानि में होता है? बिल्कुल हानि में होता है, क्योंकि दोस्तों उपभोक्ता क्या करता है, हमें एक सामान लेना हो तो हम बाजार जाते हैं, ले आते हैं, उसका यूज़ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। मान लीजिए चना भी लेना हो, मसूर का दाल लेना हो, दाल लेना हो, तेल लेना हो, प्याज लेना है, आलू लेना हो। सोचिए आज की डेट में आलू का रेट हो गया 45 रुपये किलो। तो यानी हम ही लोग तो खाते हैं, उपभोक्ता ही तो उसका उपभोग करेगा ना। यानी उसको तो किसी भी हाल में हानि सहना पड़ रहा है, यानी वो तो नहीं हो सकता। ऋणदाता वर्ग। दोस्तों, ऋण जो लिया रहता है बैंक से, अब क्या करता है बैंक वाले, क्या कहते हैं, ऋण बढ़ा देते हैं, तो वो भी रहता है। पेंशन भोगी भी इसको झेलते हैं। हाँ, डी व्यापारी वर्ग। अच्छा दोस्तों, व्यापारी वर्ग क्यों इसमें हानि में नहीं होता है, वो लाभ में क्यों होता है? सपोज दैट अगर आलू मुझे 8 रुपये किलो मिलता था तो हम उसको 10 रुपये किलो में बेचते थे, यानी पर किलो 2 रुपये में फ़ायदा। लेकिन आज मार्केट में अगर आलू उनको 30 रुपये मिलेगा तो वो बेचेंगे 40 रुपये किलो में, यानी 20 रुपये किलो उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। 10 रुपये किलो उनको फ़ायदा होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रश्न आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है सही है यहाँ पर। ठीक है ना। देखिएगा, व्यापारी वर्ग को वस्तुओं की अधिक कीमतें मिलने के कारण अधिक लाभ होता है। बिल्कुल सही बात है, यानी अधिक कीमत बढ़ गया तो हम ज़्यादा दाम पे बेचेंगे तो हमको लाभ होगा। अब बात करते हैं स्टैगफ्लेशन किसे कहते हैं। ए, अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें केवल मंदी मौजूद हो, या बी मंदी मौजूद हो। ये तो नहीं होगा। बी बात करते हैं, अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों एक साथ बनी रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब स्फीति यानी महंगाई और प्रोडक्ट का उत्पादन कम हो जाता है तो इसी को बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। सी देखते हैं, अर्थव्यवस्था में ऐसी स्थिति जिसमें बेरोजगारी अधिक हो। ये भी सही, बी और सी। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से किसने की है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये अच्छे लेवल का प्रश्न है। मुद्रास्फीति की तुलना डाकू से किसने किया है, तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील ने। अच्छा, क्यों कहा है इसको डाकू से, क्यों कहा किया गया है?
क्योंकि दोस्तों ये वो डाकू होता है ना। आइए पढ़ लेते हैं, पहले व्याख्या तो हम समझाते हैं आपको। प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील ने मुद्रास्फीति की तुलना ऐसे डाकू से की है जो कि अदृश्य रहता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने लाया, मैं आलू लेके आया 20 रुपये किलो और हम बेच रहे हैं 35 रुपये किलो। हम डाकू तो है नहीं, लेकिन हम छिपे डाकू हैं, क्योंकि हम जो है 15 रुपये अपने कस्टमर से ले रहा हूँ, लेकिन उसको पता भी नहीं चल रहा है। इसलिए मैं क्या हूँ? ये डाकू हूँ, यानी छिपा हुआ डाकू हूँ। ठीक है ना? अब यही आंसर होगा, यानी किसने कहा था? प्रोफेसर ब्रह्मानंद और वकील ने। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। हाउ टू पे फॉर मनी पुस्तक किसने लिखा है? ए अमर्त्य सेन, बी एडम स्मिथ, सी कार्ल मार्क्स या डी प्रोफेसर कीन्स। तो हाउ टू पे फॉर मनी किसने लिखा है दोस्तों? आंसर हो जाएगा डी प्रोफेसर कीन्स। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। मुद्रा अपस्फीति यानी डिफ्लेशन की धारणा किस थ्योरी के ठीक विपरीत है? दोस्तों जैसे मैंने बताया कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है, अब मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। डिफ्लेशन में उल्टा हो जाता है। वस्तुओं की जब, जैसे मान लिया आज हमारे पास आलू 1 किलो लेने के लिए हमें 40 रुपये देना पड़ता है, लेकिन यही चालू के भरमार हो जाए, मतलब लोग जो है ले लेके घर में रख लें और बाद में पता चले कि वो सड़ने लगे, तो लोग क्या करेंगे? उसको जितना हो सके कि सस्ते दाम में बेचने लगेंगे। यानी क्या हो रहा है वहाँ पर? अब मुद्रा की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी 5 रुपये किलो आलू हो जाएगा। तो यानी जहाँ पे हमें 5 रुपये मिल रहा है और आलू जितना चाहे ले जाइए आप, 100 किलो अगर लेना, 20 किलो लेना हो तो हमें 100 रुपये देना पड़ेगा। आज हमें 2.5 किलो में ही 100 रुपये मिलेगा, 100 रुपये में ही 2.5 किलो मिलेगा। इसका मतलब ये है कि ये किसके विपरीत है? मुद्रास्फीति के। ठीक है ना? किसके विपरीत है दोस्तों? बी। व्याख्या देखते हैं। मुद्रास्फीति, जिस प्रकार मुद्रास्फीति में चीज़ों के दाम बढ़ते हैं उसी प्रकार मुद्रा अपस्फीति में चीज़ों के मूल्यों में गिरावट आती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9। निम्न में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने के लिए अपनाया जाता है? बैंक रेट में कमी? नहीं। रेपो रेट में कमी? ये भी नहीं होता। सरकारी खर्च में वृद्धि? ये भी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी सरकारी खर्च में कटौती। आइए व्याख्या देखते हैं। सरकारी खर्च में कटौती करने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, जिसके कारण मुद्रास्फीति में कमी आ जाती है। दोस्तों इसका आंसर होगा डी। ठीक है ना? आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। दोस्तों भारत में थोक मूल्य पर मुद्रास्फीति मापने का आधार वर्ष क्या है? हमारे यहाँ जो आधार वर्ष है दोस्तों वो है 11/12, 2011-12 है। ठीक है ना? अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। ये भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, लेकिन ये जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया गया था। क्या है ये? गंगा आमंत्रण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? तो ए है जल शक्ति मंत्रालय, बी है पर्यावरण मंत्रालय, सी है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, डी है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा ए, जल शक्ति मंत्रालय। आइए देखते हैं क्या है ये। गंगा आमंत्रण अभियान जल संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए गंगा नदी पर एक अनूठा खुला जल राफ्टिंग और कायाकिंग अभियान है। गंगा आमंत्रण अभियान का शुभारंभ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था। यानी जल संरक्षण के लिए, जल को सुरक्षित रखने के लिए, जल में वहाँ पे जो जीव जैसे जय डॉल्फिन है उन सबकी सुरक्षा करने के लिए यह आमंत्रण अभियान किया गया था। ठीक है ना? अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। दोस्तों इसमें देखना है कि क्या कथन सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए है IMF के 164 सदस्य हैं ना, ये गलत है दोस्तों, इसमें 189 सदस्य देश हैं। बी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, बिल्कुल सही है, इसकी आधिकारिक भाषा कितनी है? क्या है? अंग्रेजी है। सी तीसरा है इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, नहीं, इसका मुख्यालय जो है अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। ठीक है, यानी इसके जो बात करते हैं दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा? सी, यानी कि आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। अब दोस्तों इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में IMF के 189 सदस्य हैं और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1944, अधिनियम बना, 1945 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। विश्व बैंक समूह के वर्तमान प्रमुख कौन है? विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में, और इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। इसके प्रमुख यानी इसके महानिदेशक कौन है? ए है डोनाल्ड टस्क, बी डेविड माल्पस, सी कृष्णा लगार्ड एवं डी जिम योंग किम। तो इसके जो मुखिया है वो है डेविड माल्पस। ये अक्टूबर 2019 में दोस्तों, इन्होंने अप्रैल 2019 में पदभार संभाला है। तो इसके जो अध्यक्ष हैं इसमें कौन है? डेविड माल्पस है। इन्होंने जिम योंग किम की जगह ली है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? ए बिक्री कर, बी वैट कर, सी संपत्ति कर या डी वस्तु कर। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा सी संपत्ति कर। आइए देखते हैं व्याख्या। संपत्ति कर प्रत्यक्ष कर है जो कि व्यक्ति की संपत्ति, मकान, किराए के भवन आदि पर लगाया जाता है। अन्य प्रत्यक्ष कर है निगम कर, आयकर और धन कर। बात करते हैं 15वें प्रश्न की।
मौद्रिक नीति समिति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसमें बात करते हैं, मौद्रिक नीति समिति में 8 सदस्य हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत है, इसमें 6 सदस्य हैं। तो मौद्रिक नीति समिति की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं? नहीं, मौद्रिक नीति समिति की जो अध्यक्षता करते हैं वो RBI के गवर्नर करते हैं। मौद्रिक नीति समिति का गठन हर साल किया जाता है? नहीं दोस्तों, इसका गठन किया गया था 2016 में। RBI अधिनियम 1935 के अनुसार मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था। बिल्कुल सही, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो कौन सा होगा? डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं 16 अक्टूबर 2020 तक नकद आरक्षित अनुपात CRR की वर्तमान दर क्या है? A 5.15%, B 4.75% या C 5.4% या D 4%। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D। आइए थोड़ा व्याख्या देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक नकद आरक्षित अनुपात CRR की वर्तमान दर 4% है। अब वहीं बात करते हैं रेपो रेट की, तो रेपो रेट है 3.3%, और वहीं रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो वो है 4%, और बैंक दर की बात करते हैं तो कितना है दोस्तों अभी वर्तमान का? 4.25%। ठीक है ना। अब बात करते हैं नकद आरक्षित अनुपात क्या होता है, यानी CRR है क्या? A RBI के पास वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि का हिस्सा है, या B एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि का खुद की बैंक के पास जमा हिस्सा, या C वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जनता को दिया गया उधार, या D उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा A RBI के पास वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा राशि का हिस्सा। दोस्तों क्या होता है CRR, मैं समझाता हूँ आपका। जैसे कोई बैंक है, उसके पास जितनी राशि है, मान लीजिए अगर उसके पास 1000 करोड़ है या 100 करोड़ है, तो दोस्तों RBI ये कहती है कि भैया जितना पैसा है उसका 4% आपको मुझे रखना पड़ेगा, मेरे पास रखना पड़ेगा। तो दोस्तों 100 करोड़ का 4 करोड़ हो जाएगा, यानी 4% कितना हो जाएगा? 4 करोड़ हो जाएगा। तो 4 करोड़ रुपया आपको RBI के पास रखना पड़ेगा सिक्योरिटी के तौर पर। क्यों रखा जाता है? मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी वित्तीय संकट आ जाए जिसमें हम आपकी मदद कर सकें, हम आपकी सिक्योरिटी लेते हैं, इस वजह से हम आपको देख रेख के लिए हम आपको CRR वो जमा करना पड़ता है। ठीक है ना। अब बात करते हैं, इसकी जरा व्याख्या देख लेते हैं। CRR एक वाणिज्यिक बैंक की कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत होता है जो RBI के पास जमा होता है। RBI वाणिज्यिक बैंकों के CRR के रूप में जमा धन पर ब्याज नहीं देता है। यह ध्यान दीजिएगा, RBI ब्याज नहीं देता है। CRR भारतीय बैंकिंग प्रणाली में तरलता को नियंत्रित करने के लिए RBI द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक उपकरण है। ठीक है। अब बात करते हैं निर्वीक योजना क्या है। दोस्तों निर्वीक योजना क्या है? A देश के हथकरघा क्षेत्र में मदद करने के लिए एक योजना, ना। निर्यातकों के लिए एक ऋण योजना, यस। C देश में कुपोषण की स्थिति को सुधारने के लिए, ये भी नहीं है। GST रिफंड, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका B हो जाएगा। अब क्या है, बात करते हैं। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी ECGC ने निर्यातकों के लिए ऋण उपलब्धता बढ़ाने, यानी ऋण को ज़्यादा करने के लिए, ऋण देने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए निर्वीक योजना शुरू की है। देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया। क्यों किया गया? जितने भी फैक्ट्री के मालिक है, जितने भी अच्छे अच्छे औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनको अगर ऋण लेना हो तो आसान किस्तों पर और अच्छी तरीके से आसान बनाने के लिए उनको ये योजना लागू किया गया। दोस्तों वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र कितने बैंक हैं? दोस्तों कितने बैंक हैं? टोटल 12 हैं। ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी बात। 30 अगस्त 2019 को भारत के वित्त मंत्री ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय करने की घोषणा की थी। इस विलय के बाद अब भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या घटकर 12 हो गई है, जो कि पहले 27 थी। ठीक है दोस्तों, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि यूनियन बैंक में कॉर्पोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया और आंध्रा बैंक का विलय कर दिया गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों कई बैंकों का विलय कर दिया गया, यानी 10 बैंकों को 4 बैंक बना दिया गया। तो पहले 18 बैंक थे, यानी 6 बैंक घट गए। तो अब सार्वजनिक बैंकों की संख्या कितनी हो गई है? 12। दोस्तों जो मैं बैंकिंग प्रणाली पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको विधिवत बता दूंगा कितने कितने बैंकों को कहाँ कहाँ घटाकर क्या क्या कर दिया गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं 20वां प्रश्न। विनिर्माण क्षेत्र के छोटे उद्यमों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा क्या है? A 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच, 5 करोड़ से कम, 75 करोड़ से 25 करोड़ के बीच, या सिर्फ 25 करोड़। तो 5A होगा दोस्तों 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच। ठीक है ना। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। फरवरी 2018 से भारत में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की परिभाषा बदल दी गई है। अब MSME को संयंत्र और मशीनरी उपकरण में निवेश के बजाय वार्षिक कारोबार के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। अब सूक्ष्म उद्यमों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा 5 करोड़ रुपए से कम, छोटे उद्यमों के लिए 5 से 75 करोड़ रुपए के बीच, और मध्यम उद्यमों के लिए यह विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों के लिए 75 रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है। ठीक है। यानी इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? A। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। निम्नलिखित में से कौन मेल नहीं खाता है?
दोस्तों ए है नरसिम्हन समिति 1998। दोस्तों नरसिम्हन समिति का संबंध किससे था? नरसिम्हन समिति का बैंक वित्तीय क्षेत्र से। और वहीं बी की बात करते हैं शिवरामन समिति, ये मेल नहीं खा रहा दोस्तों। शिवरामन समिति ये इन्होंने समिति जो बनाई थी 1979 में नाबार्ड को स्थापित करने के लिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना हुई थी नाबार्ड के 12 जुलाई 1982 को। तो यानी ये जो बी होगा ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी लीलाधर समिति 2008 में लागू हुई थी। नायक समिति जो इस्टेब्लिश हुई थी 2014 में। अब बात करते हैं 22वां प्रश्न, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट 2020 में भारत की रैंक क्या है? दोस्तों वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक भारत की रैंकिंग क्या है? 71वां या 68वां या 72वां या 52वां? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चूंकि 2019 में 68वां स्थान था, अब इसकी स्थान हो गया 72वां यानी सी। आइए दोस्तों जरा से व्याख्या देख लेते हैं। भारत वार्षिक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2020 में 72वें स्थान पर है। भारत ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई है। वर्ष 2020 में सिंगापुर इस सूची में सबसे ऊपर है, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन है? सिंगापुर, दूसरे स्थान पर अमेरिका, और 72वें नंबर पर हमारा देश भारत, ठीक है। और ये 2019 में क्या इसका अंक था? 68वां। अब बात करते हैं दोस्तों 23वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? ए वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये विश्व बैंक जारी करती है, सही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये भी बिल्कुल सही है। दोस्तों एक बात बता दें, अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आ गई है तो इसमें हमारा देश जो है 63वें स्थान पर है, और सबसे नंबर 1 पे कौन है? न्यूजीलैंड है। सी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, सी ये भी नहीं, ये विश्व बैंक जारी करती है। वहीं डी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। विश्व बैंक द्वारा अन्य तीनों रिपोर्ट जारी की जाती है, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? 50वां, 23वां, 63वां या 97वां? तो दोस्तों इसका जो अंक मतलब स्थान है हमारे भारत का वो है 63वां। अब बात करते हैं सबसे नंबर 1 पे कौन है? तो न्यूजीलैंड है। दोस्तों ये है क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? यानी वह कौन सा देश है जहां पर बिजनेस करना आसान होता है, यानी सबसे आसान उस देश में होता है जहां पर बिजनेस करना आसान होता है, वो देश कौन सा है? न्यूजीलैंड है। हमारा भारत 63वें स्थान पर आता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी व्याख्या की। वर्ष 2020 में विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक में भारत ने 63वां रैंक प्राप्त किया है। इस रैंकिंग के लिए विश्व बैंक द्वारा कुल 190 देशों का आकलन किया गया है। अब दोस्तों देखते हैं हम अपने इस मतलब इस चैप्टर का 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए, सॉरी दोस्तों यहाँ 18-19 नहीं, ये 19-20 होगा, के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर क्या है? तो दोस्तों 7.85% या 9.25% या सी 8.5%। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 8.5%। श्रम मंत्रालय ने मंजूरी दी है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ पर 8.5% ब्याज दर भुगतान किया जाएगा। दोस्तों ये तो रहा आज का हमारा प्रश्न। और दोस्तों आप लोग इसी तरीके से हमारे वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, और देखना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।